हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका वीडियो। और ये हमारा पार्ट नंबर 117 वीडियो है। इससे पहले 116 शिफ्ट जो थी उनका वीडियो मैंने बना दिया है। आज हम देखेंगे 11/12/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के 25, उनका यहाँ पर सोल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी नहीं करा रखे हैं, तो आपको ये सारी चीजें मैं आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करके आपके सामने यहाँ पर पेश करता हूं। तो आपका अगर प्यार मिलेगा तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। इससे पहले हमने 116 शिफ्टों का पीडीएफ वो आपके जो वीडियो है बना के डाल दिया है, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, तो चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आप आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी आपको जो साइंस के लेक्चर यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस नाम से 2018 की सभी शिफ्ट मैंने करा रखे हैं। 116 के 16 पूरे वीडियो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन बल से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको 4 यूनिट नीचे दी गई हैं, आपसे बोला गया है कि कौन सी बल से संबंधित नहीं है। तो देखिए बल जो होता है ना, उसका एक फेमस सूत्र होता है F = ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए इसी की सहायता से हम जो आपको आंसर दिए गए हैं इनका यहाँ पर पता लगा सकते हैं। देखिए पहला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप F बराबर जो ma फॉर्मूला होता है, अगर इसको देखेंगे तो F बराबर होता है बल, देखिए m यानी होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण। तो देखिए m का जो मात्रक होता है ना वो क्या होता है, किलोग्राम, है ना। और आपका त्वरण होता है उसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। दूसरा आपको दिया गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब किलोग्राम होता है ना, वह आपके मात्रक होता है किसका, मास का, इंटू मीटर पर सेकंड होता है वेग का। तो mv, अब देखिए mv है ना, p बराबर mv, ये आपका संवेग से संबंधित होता है। इसका आपके बल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। तीसरा डाइन आपका बल का ही एक मात्रक होता है। और न्यूटन आपके mks पद्धति में इसका मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है वो आपके बल की यूनिट होती हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके संवेग की यूनिट है, ना कि बल की, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये कि एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान है m और उसका संवेग है p। तो आपसे पूछा गया है उसकी गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा होती है आपके E के बराबर 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ पर ना जो m होता है वो आपका द्रव्यमान यानी कि मास होता है, और v होता है वेग। हमको ना क्या दिया गया है, इसका आपका द्रव्यमान m दिया गया है और इसका संवेग p दिया गया है। अब हमको ना इसको संवेग के रूप में बदलना है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि संवेग होता क्या है। तो देखिए संवेग होता है p बराबर mv, यानी कि आपका द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है ना, आपका p बराबर mv होता है। अब देखिए अगर मैं इसको ना p² अगर कर लूँ तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा m² इंटू v², ये हो जाएगा p² बराबर mv² इंटू v²। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमको m की और v की वैल्यू रखनी है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को अच्छे से देखोगे तो 1/2 mv² है, मतलब यहाँ स्क्वायर नहीं है m का। तो देखिए हम m से ऊपर गुणा कर देते हैं और m से नीचे भाग देते हैं, तो देखिए m² हो जाएगा और यहाँ पर 1/m का भाग दे लेते हैं। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है ना m² v², इसकी वैल्यू हो जाएगी p²। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 और m भी नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर का p²। यानी कि E के बराबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा p²/2m, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपको दिया गया है कि गैसों के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांक a और b दिए गए हैं, और दूसरा आपको ये बोला गया है कि जो क्लोरीन है वो एथेन की तुलना में अधिक आसानी से पिघल जाता है। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए ये जो कहना ना, पहले मैं आपको बता दूं कहना क्या चाहता है। देखिए आपका एक वान डेर वाल्स समीकरण है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक आदर्श गैस समीकरण होता है जो होता है PV बराबर nRT। ये आपके गैस के नियम होता है और गैस के नियम के आधार पर एक आदर्श गैस समीकरण दिया जाता है PV बराबर nRT। लेकिन यहाँ पर वान डेर वाल्स ने क्या किया, वान डेर वाल्स ने कहा कि यह आपका समीकरण है वो आपके प्रत्येक स्थिति पर लागू नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनमें थोड़ा परिवर्तन किया। इन्होंने जो P है P में परिवर्तन किया और V था इसमें परिवर्तन किया। तो इन्होंने जो P था उसमें जो आपका टोटल प्रेशर होता है कि मैं आपको पहले तो P बराबर होता है प्रेशर, V बराबर वॉल्यूम यानी कि आयतन, N बराबर मौलिक संख्या, R बराबर गैस नियतांक और T बराबर आपका होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो P है, इन्होंने कहा कि P जो है ना वो P नहीं होता, बल्कि यहाँ पर
यहाँ पर दाब अलग और होता है। तो इन्होंने कहा था कि P बराबर होता है कि स्मॉल p प्लस क्या आपका P डैश। तो यहाँ पर जो आपका P डैश होता है इन्होंने ये माना था कि P बराबर होता है an² अपॉन यहाँ पर v², ये इन्होंने कहा था। और जबकि जो v था, v के बारे में इन्होंने करेक्शन करके बताया था कि v है वो एक्चुअल में v नहीं होता, ये थोड़ा कम होता है, यानी कि v बराबर होता है आपका v माइनस nb, ये इन्होंने चेंज किए थे। तो अगर यहाँ पर p का मान यहाँ पर रखूँ और v का मान अगर मैं यहाँ रखूँ तो अब जो समीकरण बन जाएगा, जो आदर्श का समीकरण था pv बराबर nRT, वो आपको वान डेर वाल समीकरण था, वो यहाँ पर बन जाएगा p प्लस an² अपॉन v²। और यहाँ पर देखिए v का मान उन्होंने मारा था v माइनस nb बराबर RT। ये आपका एक जो वान डेर वाल्स गैस स्थिरांक वाला समीकरण है वो यहाँ पर था। अब देखिए इस समीकरण से क्या पता लगता है, इस समीकरण से हमको ये पता लगता है कि यहाँ पर देखिए P है वो आपके प्रेशर है, ठीक है, P क्या है आपका प्रेशर है। और यहाँ पर देखिए प्रेशर से रिलेटेड दो स्थिरांक है, एक तो आपका स्थिरांक A है, एक स्थिरांक B है। क्वेश्चन को आप अच्छे समझना, ठीक है, क्योंकि ये BSc लेवल क्वेश्चन है, आपके कोई 10th या 9th का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके BSc फर्स्ट ईयर में है। राजस्थान बोर्ड की अगर बात करूँ तो BSc फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके 9th 10 का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्थिरांक A है वो तो ये रहा, और यहाँ पर जो स्थिरांक B है वो ये रहा। अब यहाँ पर आप ही समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए आपको ये दे रखा है कि पिघलने का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए A है ना, ये यहाँ पर प्रेशर से संबंधित है, और B है ना यहाँ पर वॉल्यूम से संबंधित है। तो आपका जो वान डेर वाल्स स्थिरांक है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि A का मान जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो आपका कोई भी पदार्थ है वो लिक्विड अवस्था में रहेगा, और अगर B का मान जितना क्या रहेगा, कम रहेगा, आपका जो पदार्थ है वो उतना कम लिक्विड अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो स्टेटमेंट दिया गया उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि क्लोरीन जो है वो आपके एथेन की तुलना में अधिक आसानी से क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर क्लोरीन अधिक लिक्विड है तो सीधी सी बात है क्लोरीन के लिए जो A है ना वो तो क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन जो B है ना उसका मान कम होगा। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट थर्ड है ना वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई जो क्लोरीन के लिए दो स्थिरांक हैं, एक है स्मॉल a, एक है स्मॉल b, तो जो A है ना वो तो क्या होगा, एक A स्थिरांक जो A है वो तो आपके एथेन से ज़्यादा होगा क्लोरीन का, लेकिन आपका जो B है वो क्या होगा, आपके एथेन से क्या होगा, कम होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा था, एक्सप्लेनेशन भी लंबा था, लेकिन गाइज आपको यहाँ पर मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने आपको बेसिक से समझा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, आपको बोला गया है कि नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो आपका दे रखा है 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो अमोनियम क्लोराइड का बताइए। देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होती है NH4Cl। कई बार तो क्या होता है गाइस, कई शिफ्टों में आपको ये दिया नहीं होता कि भाई नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन कितना, ये आपको खुद को याद करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको दिया गया था। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है अमोनियम क्लोराइड का। तो इससे हम निकाल सकते हैं इजीली। देखिए कैसे निकालेंगे, भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का दे रखा है 14 प्लस कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 आपको दिया है, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। तो ऐड कर लीजिए 14 प्लस 4 18, और 18 प्लस 35 18 प्लस 35.5 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 53.5, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि पौधे का एक हिस्सा गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने के गुण को क्या कहा जाता है। देखिए जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है ना आपको बहुत ही अटपटी लगेगी, लेकिन मैं इनको बड़ी ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि मान लीजिए हम कोई पौधा होता है, जब उसका बीज बोते हैं, है ना, अब हम बहुत सारी फसल बोते हैं, बहुत सारे पेड़ बोते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बीज मिट्टी के अंदर डालते हैं। तो जब वो बीज मिट्टी के अंदर डालते हैं तो जब उसका अंकुरण होता है ना, तो जब अंकुरण होता है तो वहां पर पेड़ उसके दो हिस्से बनते हैं, है ना, एक तो उसका तना होता है, एक उसकी जड़ होती है। जड़ तो धरती के अंदर चली जाती है, लेकिन जो तना वाला हिस्सा होता है वो आपके धरती से बाहर निकलता है और वो आपके सूर्य की तरफ प्रेरित होता है एक प्रकार से, यानी कि धूप की ओर, प्रकाश की ओर होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पौधे का एक हिस्सा गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने के गुण को क्या कहा जाता है, मतलब ग्रेविटी की दिशा में बढ़ने के गुण। तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट को बोलते हैं ग्रेविट्रोपियम, ठीक है।
दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी होती है ग्रेविटोरियम, एक आपकी होती है फोटोट्रोमियम। फोटोट्रोमियम क्या होता है कि आप प्रकाश अनुवर्तन, इसको बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन, मतलब प्रकाश की दिशा में बढ़ना। और आपका जो ग्रेविट्रोपियम है इसका मतलब होता है गुरुत्वावर्तन, यानी कि मतलब ये गुरुत्व आकर्षण की दिशा में बढ़ना। तो आपकी जो जड़ होती है ना, जड़ वो तो आपके होती हैं ग्रेविट्रोपियम, मतलब आपके ग्रेविटी की दिशा में बढ़ती हैं, जबकि आपकी जो तना होता है ना, तना स्टेम, वो आपके बढ़ता है आपके प्रकाश की तरफ, उसे बोलते हैं फोटोट्रोमियम। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है वो ये है कि एक कार जब एक किनारे से गिरती है तो वह 0.6 सेकंड में पृथ्वी पर टिक जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि भूमि पर गिरते समय इसकी गति ज्ञात कीजिए। आपको ये बोला गया कि एक आपकी कार थी, वो किसी ऊंची जगह पर चल रही थी, वो आपके किनारे से फिसल गई, मान लीजिए कोई पहाड़ थी उस पर चल रही थी, वो फिसल गई, और फिसलने के बाद वो आपके 0.6 सेकंड में आपका जो समतल है, धरातल, उस पर आपके आ जाती है। तो आपसे पूछा गया है इसकी गति ज्ञात कीजिए, मतलब इसका अंतिम वेग यहाँ पर ज्ञात की। देखिए यहाँ पर देखिए u बराबर 0 होगा, क्योंकि जो कार थी शुरुआत में जब गिर रही थी तो वहाँ पर उसका वेग है, वहाँ पर आपका 0 होगा, ठीक है, शुरुआत में। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है टाइम, तो टाइम बराबर है 0.6 सेकंड, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो आपका लगेगा गुरुत्वीय एक्सेलरेशन, यानी कि g, और वो आपके हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आपको पूछा कि इस गति यानी कि v का मान ज्ञात कीजिए, तो v बराबर क्या होता है u प्लस 80। आप जानते हैं v बराबर होता है u प्लस 80। तो देखिए v बराबर u का मान हो गया 0, प्लस a का मान क्या हो गया 10, और t का मान कितना हो गया 0.6। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको ऐसा ही प्रश्न दिया गया है कि यदि u बराबर 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0 मीटर पर सेकंड है, a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t बराबर 5 सेकंड है, तो यहाँ पर देखिए v का मान आपसे पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? v का पूछा गया है, अंतिम वेग का, ध्यान रखना, t का नहीं पूछा गया है। इसको मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपसे v का यानी कि अंतिम वेग का मान पूछा गया। देखिए तो कैसे याद करेंगे, अभी हमने किया था कि भाई v बराबर u प्लस 80, ये फॉर्मूला होता है गति के समीकरण से। तो u बराबर 0, a बराबर है 5 और t बराबर है आपका 5, तो क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ जाएगा इसका कि v बराबर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निषेचन के बाद क्या होता है। देखिए आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो आपका भ्रूण का विदलन होता है वो आपके 4 भागों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निषेचन जो जब हो जाता है, यानी कि आपके जो मेल होता है उससे स्पर्म और आपका जो फीमेल होता है ना, इससे आपके एग जब आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपसे पूछा गया है क्या होता है, तो वो आपके होता है जाइगोट बनना, है ना। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में जाइगोट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाए। दोस्तों मैं आपको अनअकैडमी के आने वाले रेलवे ग्रुप डी के लिए फ्री टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपके लिए 4 टेस्ट फ्री लेके आए हैं। एक आपका जनवरी 9 का है, दूसरा जनवरी 16 का है, एक आपका जनवरी 23 का है और एक आपका जनवरी 30 का है। यहाँ पर जो 4 टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री हैं, और ये जो आपके टेस्ट हैं ग्रुप डी के लिए हैं, और इनमें आपका जो टोटल सिलेबस है उनके अनुसार आपका टेस्ट यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं। तो ये जो टेस्ट हैं आपके बिल्कुल रेलवे ओरिएंटेड हैं। इसमें आप ऑल ओवर इंडिया में आपकी जो रैंक है उसको चेक कर सकते हो, आपके किस सेक्शन में क्वेश्चंस गलत हो रहे हो उसका एनालिसिस करके आप पता लगा सकते हो। और ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया है, वहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बार अगर आप अनअकैडमी पे जा रहे हैं तो आप हमारा रेफरल कोड RKP10 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको जो टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको इनका लिंक दिया है, वहां से जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक फूल जिसमें 4 या अधिक चक्कर होते हैं, यानी कि 4 साइकिल होनी चाहिए, 4 से अधिक साइकिल होनी चाहिए, और इसके अलावा उसमें आपके एक बाह्यदल होना चाहिए, ठीक है, एक दलपुंज होता है, एक पुमंग होता है, एक जायंग होते हैं। ये आपके फूल के पार्ट होते हैं, पुष्प जो होता है उसके पार्ट होते हैं। तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? तो गाइज ऐसा फूल जिसमें 4 या अधिक चक्कर होते हैं उसे हम बोलते हैं पूर्ण पुष्प। क्या बोलते हैं? आपका पूर्ण पुष्प, यानी कि कंप्लीट फ्लावर या फुल फ्लावर उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है कैपिटल आपका स्मॉल g बराबर कैपिटल G
m अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर देखिए g होता है ना, वह आपका होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, r बराबर क्या होता है पृथ्वी की त्रिज्या। तो देखिए आपको पूछा गया गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता, तो देखिए आपके गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर करता है, बिल्कुल सही है। गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर, इस पर नहीं करता, ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या पर भी करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए एक विद्युत बल्ब में दी जाती है, तो परिपथ के माध्यम से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि विभव और विभवांतर होते क्या है। तो देखिए आवेश की मात्रा आपसे पूछी गई है, तो आवेश, देखिए आवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए आवेश क्या होता है ना। तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा I बराबर होती है, वह आपकी होती है Q अपॉन T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आपको क्या पूछा गया, आवेश की मात्रा। Q बराबर आवेश होता है, T बराबर टाइम होता है और I बराबर विद्युत धारा होती है। तो यहाँ पर Q का मान अगर निकालें तो Q बराबर हो जाएगा IT, क्या हो जाएगा IT, लेकिन ध्यान रखना T है ना आपको सेकंड में लेना है, तो T आपको क्या लेना है सेकंड में। तो यहाँ पर I का मान दिया है 0.5 और यहाँ पर T बराबर 10 मिनट, 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में तो हो जाएगा आपका 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 और ये आ जाएगा 300, तो आंसर आ जाएगा 300 कूलम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है 300 कूलम। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, यदि कोई डॉक्टर 1 मिनट में 80 धड़कन गिनता है तो धड़कनों की आवृत्ति कितनी है। अब देखिए आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई 1 सेकंड में कितनी बार कोई चीज़ आपकी हो रही है। ठीक है 1 सेकंड में कितनी बार आपके कोई चीज़ रिपीट हो रही है, उसे हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो क्या होती है 1 मिनट में, मतलब नीचे लेते हैं टाइम, तो टाइम क्या दिया गया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, और धड़कन कितनी है 80, तो 80/60, इसका मतलब क्या है कि आप लिखेंगे 8/6 या 4/3, और 4/3 को हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.33 हर्ट्ज। क्या आ जाएगा 1.33 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज या फिर प्रति सेकंड। अगला जो प्रश्न है वो ये कि एक विलियन में 950 ग्राम में 50 ग्राम सामान्य नमक घुला हुआ है, द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी आ चुका है। तो देखिए सांद्रता ज्ञात करते हैं ना, उसका एक सिंपल सूत्र है, और वो सूत्र ये है कि भाई विलेय जो आपका होता है, विलेय जो होता है, विलेय का भार है ना बटे विलियन का भार इंटू 100, ये कर दीजिए। ठीक है विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसकी मदद से आप जो आपकी सांद्रता होती है वो यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। आपकी किसी प्रकार की सांद्रता आपसे पूछी गई है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका विलेय क्या है, विलेय का मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जिसको हम क्या करते हैं घोलते हैं। तो देखिए 50 ग्राम सामान्य नमक घुला हुआ है 50, विलियन क्या है, विलेय प्लस विलायक जो दोनों होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं विलियन। तो 50 + 950 कितना हो गया 1000, और 1000 गुणा 100 करेंगे तो ये 100, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और इससे कट गया ये, तो क्या बच गया 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 है 5, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि 5। ठीक है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर ये है कि एक परमाणु त्रिज्या होती है, अगर वो आपके समूह में यानी कि जो ग्रुप होता है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड्स होते हैं और आपके ग्रुप होते हैं है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके परमाणु त्रिज्या होती है, एक समूह में अगर हम जाएं, एक ग्रुप में जाते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम एक समूह में जाते हैं तो वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है। देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें आपके इस प्रकार से लेफ्ट से राइट जो चलते हैं उन्हें हम बोलते हैं आवर्त यानी कि पीरियड, और ऊपर से नीचे जो चलते हैं ऊपर से नीचे वो आपके होते हैं ग्रुप्स। तो देखिए अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोष की संख्या लगातार बढ़ती है, यानी कि पहला कोष आ जाएगा पहले वाले आपका जो आवर्त उसमें, दूसरे वाले में ये, तीसरे वाले में ऐसे, यानी कि अगर हम एक समूह में एक ग्रुप में
ऊपर से अगर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। और अगर आकार बढ़ता है तो सीधी सी बात है परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा कि परमाणु त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपका जो आवर्त है अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाए, आवर्त में बाईं ओर से अगर दाईं ओर जाया जाए तो आपका जो त्रिज्या है, ध्यान रखना, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब कि घटती है, कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये था कि 5 किलोग्राम के एक हथौड़े को 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। क्या होती है, mgh। तो देखिए m बराबर क्या दिया गया है, m बराबर दिया गया है आपको 5 किलो, ठीक है। g बराबर दिया हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 10 मान लेना है। हाइट आपको दी है 8 मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 400 जूल। क्या आ जाएगा, 400 जूल, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए मैं आपको जो भी ऑप्शन दिए गए सबकी बताओ। देखिए जो कूलाम होता है वो आपके होता है विद्युत आवेश का, ठीक है। जो कूलाम होता है वो आपके विद्युत आवेश का है, इसलिए आंसर पहला आ जाएगा। दूसरा एम्पियर होता है, ये आपका विद्युत धारा यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट का होता है। वाट जो होता है वो आपके विद्युत शक्ति का होता है, पावर का, ठीक है। और जबकि ओम होता है आपका रेजिस्टेंस यानी कि आपका जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा प्रोटिस्टा ग्रुप का नहीं है, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डाइटम, एक आपको दिया है यीस्ट, एक है यूग्लिना और एक है अमीबा। तो देखिए डाइटस, यूग्लिना और अमीबा सारे के सारे आपके प्रोटिस्टा के रूप के हैं, लेकिन यीस्ट जो है ना वो आपका आता है फंगस की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में, फंगस की श्रेणी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। देखिए कार्बन के 2 प्रकार के एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से, एक आपके क्रिस्टलीय, एक आपके अक्रिस्टलीय, 2 प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं, ठीक है। एक क्रिस्टलीय, एक अक्रिस्टलीय, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। देखिए जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उनमें आते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी जो ज्योमेट्री होती है त्रिविम में, यानी कि आपका जो 3D होता है उसमें क्या होती है, समान होती है। यानी किसी भी दिशा से अगर आप देखेंगे तो इनकी जो ज्यामिति होती है वो आपके समान होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके अक्रिस्टलीय होते हैं इनकी ज्योमेट्री या इनकी समावयवता क्या होती है, समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कोक, कोयला, काजल, है ना, चारकोल, आपका कार्बन गैस, कार्बन ब्लैक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। ये आपसे पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वो यह था कि कैम्बियम को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका जो विभुजोतक उत्तर होता है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका कई प्रकार का होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है आपका कई प्रकार का होता है। आपका पार्श्व, मैं आपको देखिए चित्र भी दिखा देता हूँ आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसका। तो ये आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू के प्रकार हैं। देखिए जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर आपके पाया जाता है एपिकल, जो आपका बीच वाला हिस्सा आता है यहाँ पर होता है इंट्रा कैलरी आपका मेरिस्मेटिक, और यहाँ पर जो तने वाला निचला हिस्सा होता है इसमें पाया जाता है लेटरल। तो आपसे पूछा गया है कि भाई आपका, देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो कैम्बियम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए कैम्बियम के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो कैम्बियम होता है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि पार्श्व विभुजोतक उत्तक। मैं आपको उत्तक वाले चैप्टर में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी बायो की वापस से, तब आपको और यहाँ पर चीजें बता दूंगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि होती है ना वो आपके वाइब्रेशन यानी कि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। आपका गला होता है ना, गले के पास भी आप हाथ लगा के देखना, जब आप बोलते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में वाइब्रेशन होता है। जो ध्वनि होती है आपके कंपन के कारण उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन के कारण, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर कौन सा नहीं बढ़ता है, मतलब किस में इंक्रीमेंट नहीं होता, किस चीज में वृद्धि नहीं होती। देखिए धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके त्यागने की प्रवृत्ति, किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम बोलते हैं धात्विक गुण यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण में क्या होती है, कमी होती है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं एक वर्ग में तो यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या की, परमाणु त्रिज्या के बारे में भी आपको बताया था कि भाई कोष की संख्या लगातार बढ़ती है और कोष की संख्या लगातार बढ़ने के कारण यहाँ पर इनका आकार है वो भी बढ़ता है, और आकार बढ़ेगा सीधी सी बात है परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, दूसरा सही है, मतलब दोनों बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला देखते हैं संयोजकता। देखिए संयोजकता है ना, ये आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके डिपेंड करती है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधार पर संयोजकता का निर्धारण होता है। तो अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं ना, उनकी जो संयोजकता होती है, उनकी जो वैलेंसी होती है, ध्यान रखना हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूँ तो इसमें देखिए क्या पाया जाता है लीना की रब से फरियाद, ठीक है, रब से फरियाद। यानी कि देखिए हीलियम, आपका हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे वर्ग एक के सदस्य है। तो इनका अंतिम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक आपका ग्रुप होता है उसमें संयोजकता सेम होती है, चेंज नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। बड़ा सिंपल सा है, याद होना चाहिए आपको। पहला तत्व है ना आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, नंबर 1 पे। उसके बाद में हीलियम है 2 नंबर पे, फिर लिथियम है ना, ये आपको पता होना चाहिए। शुरू के 20 चीजें तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो पहला जो तत्व है आपका होता है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कार्बन के निम्नलिखित रूपों में से विषम को चुनिए। तो देखिए कोक, यानी जिसको कोयला बोलते हैं, चारकोल, ठीक है, 2 प्रकार की होती है, जंतु चारकोल और कास्ट चारकोल, और कार्बन ब्लैक, ये सारे के सारे होते हैं ना, अभी हमने डिस्कस किए थे, ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके अक्रिस्टलीय अपरूप। जबकि ग्रेफाइट होता है ना, वो आपका क्रिस्टलीय अपरूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन 3 कार्बन के क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है ये क्या होगा, तीनों से अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आपको करना है, ठीक है, मैं इसको समझ देता हूं लेकिन आपको खुद करना है। और इस ग्रुप को मैं, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना डाउट, जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई सवाल नहीं आता मैथ्स का, रीजनिंग का, किसी का भी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाने के लिए कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाना है, वहां सर्च करना है रेलवे की पाठशाला डाउट ग्रुप, ठीक है। एक तो अपना है रेलवे की पाठशाला ग्रुप टेलीग्राम का, जिस पर आपको जो डेली एनटीपीसी का एग्जाम हो रही है उनकी पीडीएफ में शाम को डालता हूं। इसके अलावा एक अपना है डाउट ग्रुप, ठीक है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर सर्च कीजिएगा रेलवे की पाठशाला डाउट ग्रुप, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, उसके आंसर आपको वहां पे देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि एक तार है ना, एक तार हमने लटका रखा है, ठीक है, और इसके निचले हिस्से में 200 न्यूटन का बल हमने लटका दिया, 200 न्यूटन का बल हमने लटका दिया। और आपको बोला गया है कि जो लटकाया जो हिस्सा है वो आपके 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर का आप तार है, और जिस पर 200 न्यूटन का एक बल लगाया गया है। तो इस तार में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा आपको बतानी है। दूसरा जो प्रश्न है सेम इसी का ही भाई है, वो ये है कि किसी स्प्रिंग में स्थिर बल 10 न्यूटन के द्वारा आपके प्रति मीटर के हिसाब से, जो पहले खिंचाव था आपके 0.2 मीटर था, आपके स्प्रिंग थी, और उसके ऊपर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो उसमें जो खिंचाव था आपके 0.2 मीटर था। अगर इस खिंचाव को हम 0.25 मीटर करना चाहते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हमको करनी पड़ेगी। दोनों जो क्वेश्चन आपको डाउट ग्रुप मिल जाएंगे। तो गाइज आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।